हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। हम लोगों ने बिलियन चैप्टर में द्रव्यों में ठोसों की विलयता के बारे में पढ़ा हुआ है। जो प्रीवियस वीडियो है उसमें आपने देखा होगा। आज हम लोग द्रव्यों में गैसों की विलयता से संबंधित बात पढ़ेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। टॉपिक हमने बना दिया हुआ है द्रव्यों में गैसों की विलयता, सोलिडिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड। द्रव्यों में गैसों की विलयता। तो सबसे पहले छोटी छोटी 2-3 पॉइंट्स। पहली पॉइंट्स ये है कि लगभग सभी गैसें, ध्यान दीजिएगा, लगभग सभी गैसें थोड़ी या अधिक मात्रा में जल में घुलनशील होती हैं। अगर बात करें हम लोग ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन इज एक्सट्रीमली सोलुबल इन वाटर, बहुत ही अल्प मात्रा में घुलता है। फिर भी जो एक्वाटिक लाइफ होते हैं, जो जलीय जीव होते हैं, उनके लिए वो पर्याप्त होता है जितना भी होता है। तो आइए 2-3 बातें लिखते हैं। तो पहला पॉइंट हो गया कि लगभग सभी गैसें जल में अल्प मात्रा या अधिक मात्रा में घुलनशील होती ही होती है। जल में O2 गैस, ध्यान रखिएगा, अल्प मात्रा में घुलनशील होती हैं। O2 जो है बहुत ज्यादा नहीं घुलता, फिर भी जितना घुलता है वो एक्वाटिक लाइफ, जलीय जीवों के लिए क्या करता है, पर्याप्त होता है। जल में घुली हुई O2 की मात्रा, O2 गैस, O2 गैस जीवों को जीवित रखता है। देखिए जल में तो बात एक प्रकार की जो लगी है, अगर हम मान लें कि जल है तो जल के इस गहराई में सपोज करिए कि मछली है, पेड़ पौधे हैं, तो इसको तो ऑक्सीजन चाहिए। तो O2 कहां से, तो इस जो जल है इसमें O2 घुला हुआ है। ये जो पेड़ पौधे हैं इन्हें भी ऑक्सीजन चाहिए, तो इनके लिए भी जल में ऑक्सीजन घुला हुआ, और जितना भी घुला हुआ है वो जलीय जीव के लिए पर्याप्त है। अब ध्यान रखना है कि जल में कोई गैसें ज्यादा घुलती हैं, कम घुलती हैं, ये तो बात है, लेकिन जल के अलावे भी कुछ लिक्विड है, जैसे अल्कोहल है, C2H5OH, इथाइल अल्कोहल, बेंजीन है, उसमें भी गैसें घुलनशील होती हैं। कुछ गैसें, इथाइल अल्कोहल, C2H5, आप जानते ही होंगे, अल्कोहल, बेंजीन, C6H6, ETC में घुलनशील होता है। तो जल में तो घुलती ही है, इसके अलावा आपके इथाइल अल्कोहल, बेंजीन इत्यादि में भी कुछ गैसें घुलती हैं। एक और महत्वपूर्ण बात कि जल में कितनी मात्रा में
ऑक्सीजन घुला है या कोई भी गैस घुला हुआ है, मतलब जल में अगर ऑक्सीजन की जो सांद्रता है या किसी घुले हुए गैस की सांद्रता है, तो उसकी सांद्रता को आप मोलारिटी और या मोल फ्रैक्शन के पदों में व्यक्त कर सकते हैं। किसी द्रव में घुली हुई गैसों की मात्रा या फिर की सांद्रता को मोलारिटी, याद है ना हम लोगों ने पीछे पढ़ा हुआ था मोल पर लीटर, या मोल फ्रैक्शन काई के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। तो ये दो तीन बातें हैं जो आपको याद रखना है। जल की अगर बात करें तो जल में ऑक्सीजन अल्प मात्रा में घुलता है, लेकिन जितना भी घुलता है वो जलीय जीवों के लिए पर्याप्त होता है। जल के अलावा आप कह सकते हैं कि इथाइल अल्कोहल है, सिटेथाइल OH, बेंजीन है, कुछ और भी द्रव हैं जिसमें गैसें जो होते हैं घुलती हैं। अब हमको ये देखना है कि गैस जब द्रव में घुलता है तो उसको कौन कौन से कारक होते हैं जो प्रभावित करते हैं। तो आप इसे नोट करें, उसके बाद आगे बात करते हैं। आइए स्टूडेंट्स, अब हम लोग ये जानने की कोशिश करते हैं कि द्रव में, किसी भी द्रव में अगर कोई गैस घुलता है तो किस परिस्थिति में ज्यादा घुलता है, कम घुलता है, कौन से कारक जो हैं, बाहरी कारक उसको प्रभावित करते हैं विलयता को। तो सबसे पहला कारक है द नेचर ऑफ गैस एंड द नेचर ऑल्सो सॉल्वेंट। जो सॉल्वेंट है, जो विलायक है आपका, उस पर भी निर्भर करता है, और जो विलेय है, जो गैस है जिसको हम लोग बुला रहे हैं द्रव में, उस पर भी निर्भर करता है। तो पहला कारक हम लोग लेते हैं, फर्स्ट है नेचर ऑफ the gas and the solvent। आपके पास जो गैस है उसका नेचर और जो सॉल्वेंट है उसके नेचर पर आप जो गैस की जो विलयता है वो डिपेंड करेगा। तो सोल्युबिलिटी डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द गैसेज एंड द नेचर ऑफ सॉल्वेंट। तो सबसे पहले इसको देखते हैं हम लोग। हमारे पास ये जल है, ये H2O है, H2O। अगर हम बात करें H2O की तो H2, O2, N2 जो ETC जो गैस हैं, H2, O2, N2, यहाँ तक कि कुछ और भी गैस हैं, ये जल में अल्प घुलनशील होती हैं। अगर हम बात करें CO2, HCl, NH3, ETC, तो ये जल में अधिक घुलनशील होती है। यहां पर भी वही रूल लागू होता है, लाइक विद लाइक जो केमिकली अगर आपके पास जो द्रव है और जो गैसें हैं उनके गुणों में समानता है तो उसमें घुलेगी, अदरवाइज गैस जो है बहुत ही कम नामात्रा की घुलेगी या नहीं। अब हम लोग देखते हैं कुछ दूसरे, ये तो जल की बात हो गई। अगर हम लोग
अगर इथाइल अल्कोहल ले लें C2H5OH, तो C2H5OH में जो O2N2 जो होते हैं, यहां तक कि CO2, ये जल की अपेक्षा ज्यादा होते हैं। O2N2 CO2 etc जल की अपेक्षा C2H5OH में अधिक घुलते हैं। देखिए, ये जल की अपेक्षा अगर हम अल्कोहल की बात करें, इथाइल अल्कोहल की बात करें, तो उसमें ये क्या करता है, अपेक्षाकृत ज्यादा घुलता है। अगर हम लोग बात करें H2S NH3, तो जल की अपेक्षा ये इथाइल अल्कोहल में कम घुलते हैं। में कम घुलते हैं। तो आप देख पा रहे हैं कि जो गैस का जो नेचर है और यहां तक कि जो विलायक है द्रव, उसके नेचर पर डिपेंड करता है। तो आपको याद रखना होगा कि जल की बात करें तो H2N2 ये कम मात्रा में घुलते हैं, जबकि वहीं पर CO2 HCl NH3, आपको पता है कि NH3 क्या करता है, इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, जल में भी हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, इसकी विलेयता बढ़ जाती है। लेकिन इथाइल अल्कोहल की बात करें तो इथाइल अल्कोहल में जो O2 है आपका, N2 है, वो जल की अपेक्षा क्या होता है, ज्यादा घुलनशील होता है। वहीं पे ये जल में ज्यादा घुलनशील होते हैं और इथाइल अल्कोहल में कम घुलनशील होते हैं। तो ये पहला हो गया आपका नेचर ऑफ गैस, जो गैस घुला रहे हैं, और नेचर ऑफ जो सॉल्वेंट है उस पे। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि ताप जो है विलयता को कैसे प्रभावित करता है। तो आप इसे नोट करें, फिर टेम्परेचर के बारे में करते हैं। सेकंड टॉपिक है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, ताप का प्रभाव। हम देखना चाहते हैं कि द्रव में गैस की विलयता को ताप कैसे प्रभावित करता है। तो बस एक छोटा सा लाइन याद रखिए, और लाइन ये है कि द्रव में गैस का जो घुलना है वह एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, इसमें ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया है। और आपको याद होगा हमने बताया है कि अगर ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया हो तो ताप बढ़ाने से विलयता क्या हो जाती है, घटती है। तो आपको याद रखना होगा कोई आप लिक्विड लिखिए, लिक्विड प्लस गैस सॉल्यूशन प्लस हीट। हीट का मतलब हो गया कि ये कैसा हो गया, तो एक्सोथर्मिक। मतलब जो डेल्टा इस सॉल्यूशन है वो उसका वैल्यू जो है नेगेटिव हो गया। आप लिख सकते हैं H सॉल्यूशन लेस देन 0। और आपको पता है कि जब वो विलयन की एंथैल्पी का मान जब ऋणात्मक हो गया, एक्सोथर्मिक हो गया, तो ताप बढ़ाने से क्या होगा, द्रव में गैस की विलयता घटेगी। इसलिए आप लिख सकते हैं पर किसी गैस का द्रव में विलयता घटता है क्योंकि द्रव में गैस का घुलना एक ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया। बस सिंपल सा लाइन याद रखना है, ताप बढ़ाने से
जितना ही ताप बढ़ाइएगा आप जो विलियता है क्या होगा वो घटेगा। बस जितना ताप बढ़ाइएगा विलियता उतना ही घटेगा। एक बात आप नोट में याद रख सकते हैं, O2 gas is more soluble than N2 gas at any temperature। किसी भी ताप पर जो ऑक्सीजन गैस की जो विलियता है वो नाइट्रोजन के तुलना में क्या है तो ज्यादा है। इस चीज को याद रखिएगा। O2 जो है ऑक्सीजन गैस जो है नाइट्रोजन गैस की तुलना में उसकी जो सोलिबिलिटी है विलियता है वो ज्यादा है। ये टेम्परेचर है। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो इफेक्ट है वो है प्रेशर का। तो हम लोग देखते हैं कि प्रेशर का क्या प्रभाव पड़ता है, तब तक आप इसे नोट करें। तीसरा पॉइंट है इफेक्ट ऑफ प्रेशर, दाब का प्रभाव। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हम लोग दाब के प्रभाव के बारे में एक सिंपल सा लाइन, एक लाइन वो ये है कि दाब बढ़ाने से द्रव में गैस की विलियता बढ़ती है। जितना ही आप दाब बढ़ाइएगा विलियता उतनी बढ़ेगी। इसे एक अब चित्र के माध्यम से समझिए। ये इतना सामने जल लिया, ये वाटर है H2O, और ये जो है इसमें कोई गैस है। तो जाहिर सा है गैसें स्वभाव के हिसाब से इसमें घुलेंगी। अब सोचिए प्रेशर बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। आपने क्या किया, जो जल की मात्रा है आपकी वो है, इस पे आपने कोई वेट रख दिया। तो वेट रखने से क्या हुआ, गैसें थोड़ी सी कंप्रेस हुई। कंप्रेस जब हुई तो गैस का जो डेंसिटी है वो बढ़ गया। डेंसिटी बढ़ने से कोलाइड जो जल के मॉलिक्यूल्स के साथ कोलाइड करेंगे और जल में इनकी जो पहले की अपेक्षा वो ज्यादा मात्रा में घुलेंगे। थोड़ा सा और समझते हैं इसको। वही जल है आपका उतनी, आपने क्या किया इस पे और प्रेशर बढ़ाया। तो यहां पर डेंसिटी जो है गैसों का बढ़ता गया। जितना ही डेंसिटी बढ़ेगा उतनी ही जो जल के मॉलिक्यूल है उनके साथ इनका कोलिजन बढ़ेगा। कोलिजन बढ़ेगा तो इसमें गैस उतनी ज्यादा घुलती जाएगी। आप समझ चुके होंगे, मैं आपको बताने की कोशिश क्या कर रहा हूं कि प्रेशर जैसे जैसे प्रेशर इंक्रीज हो रहा है तो जल जो हमारा जितना था उतना है। तो प्रेशर इंक्रीज होने से क्या हुआ कि जो दबाव पड़ रहा है यहाँ, इससे ज्यादा मात्रा में गैसें जो हैं घुल रही हैं। और यही बात जो है हमने आपको यहाँ पर लिखा हुआ है कि दबाव बढ़ने से, प्रेशर जो है बढ़ाने से द्रव में गैस की विलियता क्या होती है, वो बढ़ती है। जितना ही आप प्रेशर बढ़ाएंगे उतनी ही विलियता बढ़ेगी। सबसे पहले हेनरी नाम के साइंटिस्ट ने द्रव में गैस की विलियता का जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है वो व्यक्त किया। कितना दाब से कितने गैस जो है द्रव में घुलते हैं। तो दाब और जो
घुली हुई मात्रा है उसके बीच में मात्रात्मक जो रिलेशन निकाला किसने? सबसे पहले हेनरी ने। और हेनरी ने क्या कहा? तो हेनरीज लॉ बहुत ही सिंपल सा नियम है। हेनरी ने कहा किसी द्रव में घुली हुई गैस की मात्रा उस गैस के ऊपर लगाए गए दाब के समानुपाती होता है। किसी गैस में घुली हुई किसी द्रव में घुली हुई गैस की मात्रा उस पर लगाए गए दाब के समानुपाती होता है। यदि ताप नियत हो। मतलब एट, इसको अगर हम लिखें, एट कांस्टेंट टेम्परेचर amount of substance dissolved in gas constant temperature amount of gas dissolved in liquid is directly proportional to the applied pressure, to the pressure equation। सिंपल सा बात है कि घुली हुई गैस की मात्रा लगाए गए दाब के समानुपाती होगा। जितना ज्यादा प्रेशर लगाएंगे उतनी ही ज्यादा गैसें घुलेंगी। एकदम एक लाइन का सीधा सा मतलब है। तो आप इसे नोट करें, इससे और आगे बात करते हैं। हेनरी के नियम को यदि हम लोग मैथमेटिकल टर्म में कहें, मैथमेटिकली, तो अब कहेंगे क्या? m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल p, m इक्वल टू k, एक कांस्टेंट हो गया p, जहां m क्या है? m इक्वल टू हो गया जो मास डिजल्व है, मतलब बिलियन में द्रव में घुली हुई गैस की मात्रा, मास डिजल्व, गैस डिजल्व इन सॉल्यूशन। की मात्रा k को समानुपाती में हटाना है। फ्लक्सुएसिटी कांस्टेंट है और p प्रेशर लगाया गया था। अब देखिए, डाल्टन के ही समकक्ष, हेनरी के समकक्ष एक साइंटिस्ट थे डाल्टन। डाल्टन ने कहा कि अगर गैसों का मिश्रण ले लिया जाए, बहुत सारे गैस, नॉन रिएक्टिंग गैस, उनका अगर मिश्रण ले लिया जाए और तब प्रेशर लगाया जाए तो क्या होगा? तो उन्होंने कहा कि जो गैसें जो विलयन में घुलेंगी वो गैस के ऊपर लगाए गए जो पार्शियल प्रेशर है उसके समानुपाती हो जाएगा। तो आपको डाल्टन्स लॉ, नॉन रिएक्टिंग गैस के मिश्रण के ऊपर
दाब लगाने पर द्रव में घुली हुई गैसों की मात्रा गैस के ऊपर, किसी गैस के ऊपर लगे हुए आंशिक दाब पर निर्भर करता है। जो गैसों का अगर मिश्रण ले लें, जैसे मान लीजिए कि आपने ये द्रव है, द्रव में ए बी सी बहुत सारे गैस आपने लिया, नॉन रिएक्टिंग है, ऊपर से आपने प्रेशर लगाया, तो ये गैस कितनी खुलेगी? तो ये डिपेंड करता है उसके पार्शियल प्रेशर पर। मतलब आप कह सकते हैं कि पार्शियल प्रेशर जो ए है वो कितना खुलेगा, तो ए जो मात्रा है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ ए। ये आपका डाल्टन का सिद्धांत। हेनरी के सिद्धांत और डाल्टन के सिद्धांत में बहुत मामूली अंतर है। हेनरी कहते हैं कि किसी गैस पे दाब लगा दीजिए, जितना प्रेशर लगाएंगे उतना ज्यादा घुलेगा। ये कहते हैं कि अगर गैसों का मिश्रण ले लिया जाए तो क्या होगा? तो जब गैसों का मिश्रण ले लेंगे तो प्रत्येक गैस का जो पार्शियल प्रेशर है, जैसे बी के ऊपर जो पार्शियल प्रेशर होगा, बी कितना घुलेगा, तो उस पे जो लगा हुआ पार्शियल प्रेशर है उस पे डिपेंड करेगा। सी का जो पार्शियल प्रेशर होगा उसी के प्रोपोर्शनलिटी में वो घुलेगा। इसके बारे में अब क्या है कि जो हेनरी का जो लॉ है उसको अगर हम लोग मोल अंश के पदों में व्यक्त करें तो कैसा होगा, ये हम लोग का टॉपिक है। तो आप इसको नोट करें और फिर उसके बाद हेनरी के नियम को मोल अंश के पदों में लिखते हैं। तो इस क्लास के आखिर में हम लोग देखते हैं कि जो हेनरी लॉ है अगर उसको मोल फ्रैक्शन के पदों में कहें तो किस तरह से व्यक्त करते हैं। तो इसकी जो डेफिनेशन दी जाती है, किसी गैस का वाष्प अवस्था में आंशिक दाब मान लीजिए कि पार्शियल प्रेशर है कि ये आंशिक दाब विलयन में उस गैस के मोल अंश ने घटक ए लिया है तो मोल अंश का ये के समानुपाती होता है। बहुत सिंपल है, कोई गैस है उसके ऊपर लगा हुआ जो पार्शियल प्रेशर है, आंशिक दाब है, उसी के समानुपाती वो घुला रहेगा। जितना पार्शियल प्रेशर लगेगा उतने ही उसके मोल अंश जो है विलयन में होंगे। अगर मैथमेटिकली कहें हम लोग तो आप कहेंगे कि PA डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू KA। PA एक नियतांक लगाते हैं KH KA। अब जहां कहेंगे PA क्या है, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस A, कोई भी गैस है, गैस A। काई A जो है, जो गैस A है विलयन में घुली हुई उसकी मोल अंश है, मोल फ्रैक्शन। अब गैस A इन सॉल्यूशन KH क्या है, इसको कहते हैं हम लोग हेनरी कांस्टेंट। हेनरी कांस्टेंट
इस हेनरी कांस्टेंट के बारे में 3 बातें याद रखनी होगी। सबसे पहली बात, जो केएच का मान है वो गैस की जो प्रकृति होती है उस पर निर्भर करता है। केएच का नियम हेनरी नियतांक हो गया, केएच का मान गैस की पर निर्भर करता है। दूसरा पॉइंट आप याद रखेंगे केएच के बारे में, वो ये है कि जब ताप बढ़ेगा तो केएच का मान बढ़ेगा। बढ़ने से केएच का मान बढ़ता है। और तीसरा पॉइंट है कि केएच का मान जितना ही ज्यादा होगा द्रव में गैस की विलीयता उतनी ही कम होगी। तो द्रव में गैसों की विलीयता उतनी ही कम होती है। तो ये 3 पॉइंट्स हैं। एक बार फिर से मैं आपको बता दूं, केएच का मान गैस की प्रकृति पर निर्भर करेगा। केएच इज द फंक्शन ऑफ नेचर ऑफ गैस। केएच इज द फंक्शन ऑफ नेचर ऑफ गैस। केएच का मान गैस की प्रकृति पर निर्भर करेगा। ताप बढ़ा दीजिएगा, केएच का मान बढ़ जाएगा। और तीसरी पॉइंट, केएच का मान जितना ज्यादा होगा द्रव में गैस की विलीयता उतनी ही कम होगी। मतलब केएच का मान अगर कम होगा तो द्रव में गैस की विलीयता उतनी ज्यादा होगी। तो ये रहा द्रव में गैस की विलीयता, जिसमें डाल्टन्स लॉ और हेनरी लॉ मुख्य रूप से जो दाब से संबंधित हैं, ये महत्वपूर्ण है। इस पे न्यूमेरिकल क्वेश्चन वगैरह आते हैं। फिर हम लोग अगले क्लास में मिलेंगे। तब तक अपना ध्यान रखें, इसे नोट करें। जय हिंद, जय भारत।